एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाई वन क्लासेस में। और बच्चे, जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्या बेटा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एक बहुत स्पेशल चैप्टर है ये, आपको मजा आएगा इस चीज को समझने के बाद कि यार हम लोग एक अलग लेवल पर चीजें करने वाले हैं अब इसके बाद में, क्योंकि यहां से जो फिजिक्स शुरू होती है उसको हम डायनेमिक फिजिक्स शुरू कहते हैं। इट मींस आप लोग ये कह सकते हैं कि यहां से काइनेमेटिक्स शुरू हो चुकी है, यानी हमारा चार्ज जो मूव कर चुका है। और जब मैंने इसका पहला पार्ट बनाया है, ठीक है, तो देखो आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 है। इसका जो है मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही बना दिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था बहुत सारी चीजें। ऑस्टेड लॉ हो गया, शुरुआत कैसे होती है, एम्पियर्स लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ के हमने एप्लीकेशन भी पढ़ लिए, बायो सावर्ट लॉ हो गया, बायो सावर्ट के लॉ के एप्लीकेशन पढ़ लिए, और वहां से जो इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां से सॉल्व की। लेकिन आज की जो क्लास होगी उसको मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूं, फिर हम आगे की चीजें समझते हैं कि होता क्या है। देखो शुरुआत ऐसे है कि हमने ये समझा था कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेपरेट थिंग होती है। ठीक है, जब इस चैप्टर की शुरुआत होती है तो वहां से हम लोगों ने ये समझा कि मैग्नेट एक अलग सब्सटेंस है और इलेक्ट्रिक करंट एक अलग सब्सटेंस है। अब जो मैग्नेट है ये बनी होती है बेटा Fe2O3 नामक सब्सटेंस से, और इलेक्ट्रिक करंट तो आपको जानते हो कि सर चार्ज के फ्लो से बनती है ना, फ्लो ऑफ चार्ज से बनती है, फ्लो ऑफ चार्ज से बनती है। तो इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं था। लेकिन है ना 1980 के आसपास ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और वो ये प्रूव कर देते हैं कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ में क्रिएट हो जाता है। तो इस बात से उन्होंने समझा कि भाई हमारे पास में एक बन गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना जी, इलेक्ट्रिक करंट। और वहां से हम लोगों ने बहुत सारी बातें यहां पर सीखी। लेकिन आज का जो सेशन है जो कहां से शुरू होगा वो मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। देखो जब ये सारी बातें चल रही थी, है ना, समझना जरा ध्यान से, अपना दिमाग यहां पर लगाना, एक आपको अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा मैं, आपका दिमाग बोलेगा कि हाँ सर एक अलग चीज आपने समझा दी, 5 मिनट देना मेरे को। तो होता क्या है कि जब हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इट मींस जब भी किसी वायर में हम लोग करंट पास करेंगे, जब भी किसी वायर में करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। जो क्रॉस होता है ये होता है सर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डाउनवर्ड टू द परपेंडिकुलर ऑफ एक प्लेन। किसी भी प्लेन होगा, कोई भी सरफेस होगा तो उसके डाउनवर्ड जो जाएगा उसको हम क्रॉस बोलेंगे, और जो अपवर्ड होगा उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या, जब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं तो किसी साइंटिस्ट का दिमाग चलता है और वो ये कहता है कि भाई हम एक काम करते हैं, करंट पास नहीं कर रहे, हम लोग क्या काम करते हैं, एक चार्ज को, एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं। चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ओनली पार्टिकल है, करंट नहीं, है ना। उन्होंने सारी चीजें स्टडी करनी है, बाकी सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है वो आप फर्स्ट पार्ट में वहां से जाकर आप लोग देख लेना, मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर उन्होंने कहा कि हम चार्ज पार्टिकल जाकर देखते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को डाला जाए तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल को इससे पास किया। अब पास करने के 3 तरीके हैं। पहला कि हमने पैरेलल डाल दिया, पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी चार्ज पार्टिकल आया और ऐसे हम लोगों ने उसको, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज का मींस होता है उस पर कोई ना कोई क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल था और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डाला। और जैसे ही मैंने चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डाला तो भाई साहब इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये सीधा बाहर निकल गया। इट मींस उन्होंने कहा कि भाई चार्ज पार्टिकल को अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डालेंगे आप तो भाई उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाता है। समझ में आई बात, वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, पहली बात। दूसरी कि अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, है ना, तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को ऐसे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो भाई एक बात मुझे बताओ, ये जो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल आ रहा है क्या इसकी कोई फील्ड लाइंस होंगी, जल्दी बताओ, फील्ड लाइंस क्यों क्यों होंगी सर, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज की अपने आप में फील्ड लाइंस होती है, ये आपने कहां पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 में। और जैसे ये परपेंडिकुलर इसके अंदर जाने लगेगा तो भाई साहब इसकी भी फील्ड लाइनों को छेड़ता हुआ जाएगा,
किसकी फील्ड लाइंस को? आप बोलोगे सर मैग्नेट की फील्ड लाइंस को छोड़ता हुआ जाएगा, और जब ये इनको छेड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आराम से बैठने देगी? बोलोगे नहीं सर। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे कहती है कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम भी तुम्हें छेड़ेंगे, तुम्हें सीधा तो नहीं जाने देंगे। अब जैसे ही परपेंडिकुलर ये जाने की कोशिश करता है तो अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इसका जो पाथ है वो ऐसे है ना, सीधे ना होकर थोड़ा कर्व हो जाता है। फिर ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो फिर इसे अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, फिर ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, फिर अंदर की फोर्स लगाएगा, फिर ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, फिर अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, और ऐसे ही इस पर कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। ये सारी बातें आपको बताऊंगा अलग अलग, पहले समझ लो, तीनों कंडीशन समझ लो कि अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस चार्ज को सीधा जाने नहीं देता, इसको रोक लेता है, और ये कहता है कि भाई अगर तुम हमारी फील्ड लाइन को छोड़ोगे तो हम भी तुम्हें आसानी से नहीं जाने देंगे, और इसका पथ वो कैसा बना देता है? आप बोलोगे सर इसका पाथ वो बनाकर सर्कुलर बना देता है। तीसरी बात क्या है सर? तीसरी बात है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है कैसे जाता है? किसी थीटा एंगल पर जाता है, तो थीटा एंगल पर जाएगा तो ऐसे है ना, ऐसे ना तो परपेंडिकुलर है ना वो पैरेलल है, तो कोई एंगल बनाते हुए जा रहा है। अब जब वो एंगल बनाते हुए जा रहा है तो आप बोलोगे सर जब वो ऊपर जाएगा तो उस पर एक ऐसे फोर्स लगेगा, बाकी जब वो एक्सिस पर आएगा है ना, पैरेलल होगा एक्सिस के, तो वो सीधा जाएगा, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, तो उसका जो पाथ है वो लगातार कैसा होगा? आप बोल रहे हो सर उसका जो पाथ है वो हेलिक्स टाइप का हो जाएगा, है ना, ऐसे 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 हेलिक्स टाइप का हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हेलिक्स पाथ। ठीक है, तो समझ में आया तीनों चीजें? कि अब यहां से एक बात हमें पता चल गई कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को, है ना, कोई चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास होता है और इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर एक फोर्स लगाती है। किस पर फोर्स लगाती है? इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाती है। When a charge particle pass through a magnetic field perpendicularly, then the magnetic field applied a force on the charge particle, and that force is known as the Lorentz force. ठीक है, इसका नाम दिया गया लॉरेंज फोर्स। इट मींस इनके बीच आपस में कनेक्शन है अभी भी, यानी जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से होकर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस को वो छेड़ता हुआ जाता है, उन्हें डिस्टर्ब करता है, और जब वो इसको डिस्टर्ब करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगा रही है, और उस फोर्स का नाम आगे जाके बन जाता है लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स नाम क्यों डला? क्योंकि ये जो सारा एक्सपीरियंस है वो किसने किया था? लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया लॉरेंज फोर्स। बात समझ में आ गई? अब इस लॉरेंज फोर्स के बाद में सब कुछ हम आपसे डिटेल से बातें करते हैं, और ये फोर्स कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब आप हेडिंग बना लीजिए, है ना। ये कहानी की शुरुआत यहां से शुरू होती है, और बहुत इंटरेस्टिंग फेज से आप लोगों को समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, आप ये समझ जाओ। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे लॉरेंज फोर्स। ठीक फ्रेंड्स, आइए लॉरेंज फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में बिठाते हैं, और आपको ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि आप भाई साहब दूसरों को भी समझा दोगे कि लॉरेंज फोर्स कैसे काम करता है। ये मेरी गारंटी है, देखो आराम से समझो। तो लॉरेंज क्या एक्सप्लेन करते हैं? तो लॉरेंज ने ये देखा कि भाई व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है, तो दोनों की बात कर रहा है यहां पर, किसी एक की नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों की बातें हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज की भी और नेगेटिव की भी, दोनों में से कोई भी एक होता है। इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अ फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? अच्छा, आज ये भी बात आ जाओ। अब एक चीज और नोटिस की थी इन्होंने कि जब जो फोर्स है, द फोर्स इज ऑलवेज, है ना, एक चीज और आप समझ लेंगे इसको, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ठीक है, द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है जी, ये जो पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो हमारा फोर्स है ये लगेगा ना, ये जो पार्टिकल मोशन करेगा इसके अंदर, इस वाले फील्ड के अंदर जो मोशन करेगा उसके भी परपेंडिकुलर होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें होगा, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके भी वो परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है, आइए बात समझते हैं कैसे। तो बेटा एक बात आपको समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगी, आप मजा आएगा आपको चीजें समझने में। अब आप बोलोगे सर क्या इस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पहले मैं बताऊंगा कि हाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं इस चीज को। तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई पार्टिकल है ना, जब भी कोई पार्टिकल, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है ना, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है क्यू, समझिएगा जरा ध्यान से। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्यू इसके अंदर जाएगा तो बोलोगे सर v वेलोसिटी से अंदर जाएगा। कितनी वेलोसिटी से अंदर जाएगा? v वेलोसिटी से जाएगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके? परपेंडिकुलर होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो वेलोसिटी है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है तो फोर्स भी v के बराबर लगेगा, और अगर इसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो सिंपल यहां से एक बात समझ में आती है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि अगर ये जो हमारे पास में जो भी पार्टिकल अंदर जा रहा था, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम डबल कर दें, क्या कर दे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दें, तो आप बोलोगे फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रोपोर्शनल हो गया। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि F इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, कि अगर चार्ज पार्टिकल का वैल्यू डबल कर दोगे, चार्ज की वैल्यू डबल कर दोगे तो भैया हमारा फोर्स भी डबल हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू आधी कर दोगे तो वो फोर्स भी आधा हो जाएगा। तो इट मींस ये तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी, तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, है ना। यहां पर K एक कांस्टेंट होता है, वेयर K की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो F इज इक्वल्स टू आ गया क्यू वी बी। अब उन्होंने कहा कि मान लो चार्ज पार्टिकल सीधा डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं जा रहा, है ना। उन्होंने कहा कि मान लो, ऐसे मान लो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे 90 डिग्री ना जाकर वो किसी थीटा एंगल पर जा रहा है ना। चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पर जा रहा है। तो आपको पता है कि सर ये तो v वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड b हो गई, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर बनता है, और परपेंडिकुलर के बीच वो कह रहा है कि सर वो परपेंडिकुलर ना जाकर 90 डिग्री ना जाकर वो थीटा एंगल से जा रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पर कि अगर ये दोनों थीटा एंगल पर जाते हैं तो थीटा जो है यहां पर कितना हो जाएगा? साइन थीटा, यानी जो एंगल लिया जाएगा वो कितना हो जाएगा? साइन थीटा। क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर एंगल निकालते हैं तो क्या लिया जाता है? साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर F इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी को आराम से पढ़ा हो तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या लिख सकते हैं? v क्रॉस b, कि यानी जो फोर्स है हमारा वो वेलोसिटी और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जो बात इन्होंने बताई थी वो यहां से प्रूव भी हो जाती है कि मान लो कि अगर कोई थीटा एंगल बनाते हुए, कोई भी पार्टिकल थीटा एंगल बनाते हुए इसके अंदर एंटर करता है तो क्या लिया जाता है? साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर जब इन दोनों को हमने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा था कि वेक्टर में v क्रॉस b या a क्रॉस b होता है तो वो निकल के ए बी साइन थीटा हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? तो भैया v और b, है ना, v और b परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो ये बात भी कौन बता रहा है? लॉरेंज फोर्स। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने लॉ में। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? लॉरेंज फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पार्टिकल पर कितना फोर्स कैलकुलेट होगा या कितना फोर्स वहां पर अप्लाइड होगा। ये बातें हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स से कैलकुलेट कर ली। लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं कि भाई आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक बात मुझे बताओ कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है तो क्या हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं? है ना, कैन वी फाइंड द डायरेक्शन, कैन वी फाइंड द डायरेक्शन, कैन वी फाइंड द डायरेक्शन, है ना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बता दो सर एक बार मुझे, क्या हम फोर्स की डायरेक्शन यहां फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? तो इसके लिए जो लॉ है ना, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, इधर आ जाओ। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में डालेंगे इस चीज को। अब पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक लॉरेंज का क्या है? लेफ्ट हैंड रूल है। ध्यान से समझ लो लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब इन्होंने इतनी बातों से आपको समझ में आता है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी और क्या सर जी फील्ड के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से अपने ये
दो फिंगर, फर्स्ट टू फिंगर और थंब को इस तरह से रख लो परपेंडिकुलर। अब ये क्या बताता है, ध्यान से सुनो। जो हमारा ये फर्स्ट केस है ना, ये जो हमारा थंब है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको अपनी ये 3 फिंगर्स यूज करनी है, फर्स्ट थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स, एंड दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच वन। ये आपस में इस तरह से, जैसे मैंने बना रखा है ना, इस तरह से आप अब बना लीजिए और अपनी कॉपी पर ये बनाना, और मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोग इसको समझेंगे। तो भाई ये जो होता है थंब जो होता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। जो भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। दूसरा ये जो है आपका, ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, तो लिख लो इस पर, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, तो एम लिख लो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है, ये आपकी ये जो थर्ड फिंगर है, ये आपको बताएगी सर कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब लेट से काम करो, ध्यान से समझो। मान लो यहां एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता है बेटा। डाउनवर्ड मतलब ऐसे अंदर की ओर, और डॉट वाला होता है तो बाहर की ओर। डॉट वाले से बताऊंगा, पहले क्रॉस वाले से समझ लो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारा चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है, देखो ये जो है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है ना। मोशन, ये जो थंब है वो मोशन को बता रहा था, तो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो फोर्स बताओ कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर। यानी कि हम ये कह दें कि ये चार्ज पार्टिकल जो है, जब इसके अंदर जाएगा तो आप बोलोगे सर V तो इधर है, बी कहां है, इसके परपेंडिकुलर है ना, अंदर की ओर है, तो फोर्स कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर। तो बार बार जैसे चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा तो ये इस तरह नीचे की ओर एक फोर्स फील करेगा, और उसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, कर्व्ड, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब मान लो चार्ज पार्टिकल सर राइट से आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये राइट से आ रहा है, तब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मोशन, अब की बार मोशन ऐसे, देखो ये अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड जो कहां की ओर, अंदर की ओर है। आप बोलोगे चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है राइट में, तो बताओ फोर्स कहां की ओर लग रहा है, आप बोलोगे सर अपवार्ड लग रहा है। तो अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल राइट से जाएगा अंदर की ओर, है ना, राइट से अंदर की ओर जाएगा, तो इस पर आप बोलोगे सर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। कहां की ओर लगेगा, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। तो इस तरह से दोनों के पाथ हो जाएंगे। समझ में आ गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आप लेफ्ट से राइट लेकर जाओगे और चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो आप बोलोगे सर मोशन ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मोशन ऐसे है, तो फोर्स कहां की ओर लग रहा था, डाउनवर्ड, तो उसका जो पाथ है वो ऐसे हो जाएगा, कर्व्ड, नीचे की ओर। और अगर कोई राइट से आएगा तो राइट से ऐसे बनाओ कि मोशन सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मोशन राइट में कर रहा है, तो फोर्स कहां की ओर लगेगा, आप बोलोगे सर अपवर्ड लगेगा, तो वो पार्टिकल ऐसे ऊपर की ओर मोशन करता हुआ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब इसको हम लोग आराम से समझते हैं कि सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये जब चार्ज पॉजिटिव हो गया तो अब क्या करें सर, तो अब हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल का यूज। किसका यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड में भी यही है कि ये सर मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मोशन है, और ये आपका फोर्स है। अब हम राइट हैंड का यूज करेंगे, तो आप बोलोगे सर जी अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है राइट में, ठीक है, तो अब राइट हैंड को, तो देखो ये मोशन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अब फोर्स कहां की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। जैसे ही हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को चेंज किया तो वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन भी बदल गई, तो अब जो फोर्स है वो कहां की ओर लगेगा, आप बोलोगे सर ऊपर की ओर। और अगर इधर से हम लोग चार्ज पार्टिकल लेकर जाएं, इधर से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेकर जाएं, तो अब की बार ऐसे मोशन कर रहा है ना, मोशन देखो राइट में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो अब की बार फोर्स कहां की ओर लगेगा, डाउनवर्ड, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल की वैल्यू चेंज करते हैं, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, तो आपको डायरेक्शन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो तो लेफ्ट हैंड रोल लगाएंगे, और अगर आप राइट चार्ज लेते हो, राइट पार्टिकल लेते हो, तो आप लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। किसकी सर, लॉरेंज फोर्स की, कि लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी।
इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार लाइक तो बनता है, और आप लोगों को अगर मजा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब भी बनता है कि सर मजा आ गया, चीजें हमने डायरेक्शन भी समझ ली कैसे फाइंड होता है, लॉरेंज फोर्स को भी समझ लिया कितना कैलकुलेट होता है। अब बात यहां नहीं रुकती है ना, अब समझना जरा ध्यान से, ये लॉरेंज फोर्स और कहां तक जाता है। तो सर जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना, जब भी कोई, हमने ये समझा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल था, जब वो इसके अंदर जा रहा था तो इस पर एक फोर्स लग रहा था। अब ये फोर्स लग रहा है तो सर इसका पाथ कैसे होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएगा तो इसका पाथ कैसे होगा। किसी हम एंगल पर भी भेज सकते हैं, परपेंडिकुलर सीधा भी भेज सकते हैं, है ना, और हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल भी भेज सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो अगला हेडिंग यही होगा कि पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा। ठीक है, समझते हैं जरा इसको ध्यान से, आ जाओ आराम से समझते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। कौन सा है भैया, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएगा तो पहला हमने बता भी दिया था सर कि अगर कोई पैरेलल जाता है, पैरेलल टू द फील्ड, हाँ जी, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल जाता है फील्ड के, तो हमें पता है सर F इज इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर ये कह रहे हो कि V और B के बीच जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाए, पैरेलल कितना हो जाए, पैरेलल का मींस क्या होता है सर जी, दोनों एक दूसरे के, देखो पैरेलल ये होता है और ये लाइन होती है, तो V और B दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सर, पैरेलल होगी, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो आप बोलोगे सर उस केस में क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 का मींस क्या होता है सर, 0, यानी उस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये चार्ज पार्टिकल सीधा बाहर निकल जाएगा V वेलोसिटी से। ठीक है, बात समझ में आ गई, सीधा बाहर निकल जाएगा। तो सर कैसा पाथ हो गया इसका, आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन। कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, कैसे एंटर करता है, पैरेलल एंटर करता है, तो सर उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, आप बोलोगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आप बोलोगे मूविंग, ठीक है, मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, V और B, देखो V आप ऐसे मान लो, जो B है वो इस तरह से है, ऐसे मान लो, है ना, कि इस तरह से आपका B है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा सर, आप बोलोगे सर चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो ये बार बार उस पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। ये B है और ये V है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90। तो आप बोलोगे सर F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू यही मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम होती है, तो फोर्स भी क्या होगा, आप बोलोगे मैक्सिमम। और जैसे ही ये इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे मान लो कि ये इस पर ऐसे अंदर की ओर एक ऐसे फोर्स लगाएगा, इस तरह से जब ये फोर्स लगाएगा तो चार्ज पार्टिकल जो है अंदर की ओर एक फोर्स फील कर रहा है ना, तो उसका पाथ कैसे हो जाएगा, जब भी जाएगा अंदर की ओर एक फोर्स, फिर ऐसे मुड़ा अंदर की ओर एक फोर्स, फिर ऐसे मुड़ा अंदर की ओर एक फोर्स, और लगातार वो इसी पाथ पे रोटेट होता रहेगा, अंदर की ओर उस पर एक फोर्स लगता रहेगा अंदर की ओर। तो इसको हमने समझा कि सर जब भी कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर जाता है तो कैसा मोशन करता है, बोलोगे सर सर्कुलर पाथ पर, है ना, सर्कुलर पाथ पर वो क्या करेगा, मोशन करेगा। अब जब वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा तो वहां दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो जो है आपका लॉरेंज फोर्स लग रहा है और एक लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, आपने ये तो पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, Fc मान लो, और ये F मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इस केस में mv²/r और ये हो गया सर जी qvb, तो v से v कैंसिल हो गया, तो जो रेडियस है ये r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी mv/qv। यानी हम जिस सर्कुलर पाथ पर वो रोटेट कर रहा है या जिस सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है उसकी रेडियस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहां से। इतनी बात समझ में आ गई, है ना, इतनी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा सारी बातें, कि अगर परपेंडिकुलर एंटर करेगा तभी ये फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम।
उस केस में, है ना। और वो उसको जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करेगा वो उसे अंदर की ओर खींच लेगा, जब जब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा अंदर की ओर एक फोर्स लग जाएगा, जब जब ये बाहर जाएगा तब तब अंदर की ओर एक फोर्स लग जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट फिर बाहर ना जाकर इसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता रहेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो फॉर्मूला आया था R = mv/qb, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। अब यहां से आता है कैन वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे यस सर, कैसे कर सकते हैं? भाई ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता है K = होता है ½ mv²। कितना होता है बच्चे? K = ½ mv²। अगर मैं यहां से लेकर आऊं तो 2k/m = हो गया v²। तो v की जो वैल्यू है वो होगी सर रूट में 2k/m। ये वैल्यू उठाकर हम यहां रख देंगे तो जो r है वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर m तो ऐसे रहेगा, v की वैल्यू है 2k/m, रूट में भाई mb अपॉन में qb, रूट m से ये m काटोगे तो रूट m टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, 2km अपॉन में कितना आ गया? अंडर रूट नीचे आ गया qb। तो इस तरह से आप लोग रेडियस जो है वो किसमें फाइंड कर सकते हो? आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी फाइंड आप कर सकते हो। किसमें फाइंड कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। रेडियस कितनी आएगी? R = 2km अपॉन में qb, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और बात आती है कि सर टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं? बता दो जल्दी से। T = क्या होता है? 2πr अपॉन में कितना होता है? v होता है, ठीक है, R/v होता है। तो R/v की वैल्यू यहां से निकाल लो बच्चे, यहां से निकाल लो R/v की वैल्यू। भाई यहां क्या है सर? R = है mv अपॉन में qb, है ना। जब इसे लेकर जाएंगे तो v को नीचे लेकर आ जाओ, R/v की वैल्यू आ गई m/qb। ये वैल्यू उठाकर यहां रख दोगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2πr/, ठीक है, R/v की वैल्यू क्या है? m/qb। तो सीधा सीधा रख दो m/qb, तो टाइम पीरियड भी निकल कर आ जाएगा आपका T = 2πm/qb। तो आप टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। आप रेडियस की फॉर्म, रेडियस को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, और खाली आप रेडियस चार्ज से भी फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे उस वैल्यू से आप लोग जो भी चीज आपसे पूछी गई है वो चीज आप लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहां तक की वैल्यू आप लोग राइट डाउन कर लेंगे भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है सारी, जितनी भी हमने समझाई आप लोगों को, एकदम तगड़े तरीके से इसको समझना है। अब जब ये आ गया, अब तीसरी केस पर चलते हैं, थर्ड केस पर, जिसका नाम है कि अगर हम कोई थीटा एंगल बनाते हो, इसमें एंटर करते हैं, तब कितना और क्या मैग्नेटिक फील्ड लगेगा या कितना आपको फोर्स वहां पर काम करेगा। तो थर्ड केस समझते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मेकिंग एन एंगल थीटा, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इससे थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो क्या होगा? तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसकी वेलोसिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगी सर v cos थीटा और एक हो जाएगी v sin थीटा। जो v cos थीटा है ये पैरेलल फैक्टर होगा, है ना, पैरेलल वेलोसिटी होगी, और v sin थीटा जो है वो आपका परपेंडिकुलर फैक्टर होगा। तो अब इस केस में क्या होगा? जो पैरेलल फैक्टर है वो उसको सीधा ले जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर फैक्टर है वो उसको आगे ले जाएगा, यानी सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा। फिर पैरेलल फैक्टर सीधा ले जाएगा, फिर आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा। तो इसी तरह से ये आगे जो है बढ़ता रहेगा जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आप देख रहे हैं कि सर इसका जो पाथ होगा, है ना, इस पाथ को हम ऐसे कहते हैं, जैसे सांप नहीं बैठ जाता ऐसे कुंडली मार के ऐसे तो भैया इसी पाथ को हम कहते हैं हेलिक्स, ठीक है। हेलिक्स पाथ बनाता है। कैसा पाथ बनाता है? हेलिक्स पाथ बनाता है। तो यहां पर सेम रहेगा, जो कैलकुलेशन आपने सर्कुलर पाथ में की थी वही कैलकुलेशन यहां पर भी करोगे, लेकिन जो यहां पर है mv/qb, जो v है वो सर एंगल बना रही है v sin थीटा। कितना बना रही है? v sin थीटा। कोई थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है तो R = हो जाएगा mv/qb में sin थीटा, है ना, एंगल बना रही है, ठीक है, एंगल के साथ में जा रही है तो v sin थीटा फैक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? v sin थीटा। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, ये तीनों चीजें आपको समझनी थी कि अगर ये तीनों चीजें ऐसे काम करती हैं तो सर पाथ कैसा कैसा होगा। तो तीन टाइप के मैंने आपको पाथ बता दिए भाई साहब, ये रहा। अब जब ये कह रहा है कि सर लॉरेंज फोर्स जब हम निकालते हैं किसी भी बॉडी पर, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, तो एक बात आप समझ लो, ये तो नॉर्मल था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब हमारे पास में व्हेन, इसको समझिए, जब आप क्या समझ रहे हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बोथ वर्किंग
टुगेदर, जब दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो टोटल जो लॉरेंज फोर्स है वो कितना हो जाएगा, है ना, FL, टोटल लॉरेंज फोर्स कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे इट विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में आप बोलोगे सर जी F इज इक्वल्स टू क्या होता है, QE, और यहां पर जो FM होता है वो कितना होता है, V क्रॉस B, है ना। तो इतना टोटल क्या निकल कर आ जाएगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स व्हेन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वर्किंग टुगेदर। उसी चार्ज पार्टिकल पर अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड एक साथ काम करते हैं तो उसका जो टोटल लॉरेंज फोर्स है वो QE प्लस QVB के इक्वल होकर आ जाएगा, जहां V क्रॉस B क्या बता रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, जिसे VB sin थीटा भी कहते हैं। अगर पार्टिकल जो है इससे पास हो रहा है विदाउट मूविंग, है ना, विदाउट मूविंग, तो विदाउट मूविंग अगर वो पास हो रहा है, इसको समझना जरा केस को, तो आप बोलोगे सर FL इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इस केस में Q कॉमन लेकर E प्लस V क्रॉस B, E प्लस V क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, तो आप बोलोगे E प्लस V क्रॉस B इक्वल्स टू 0 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। और यहां पर आपको समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर, है ना, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो आप बोलोगे सर V क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E। V क्रॉस B आप बोलोगे सर इसको हम VB यहां से समझना है, तो आप बोलोगे सर E प्लस V क्रॉस B इक्वल्स टू 0, और हमने लिख दिया कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बोथ क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप बोलोगे सर इस केस में E बराबर हो गया V क्रॉस B। अब मॉड क्यों लगा दिया सर, क्योंकि ये माइनस नहीं हो सकते, ठीक है भाई। तो इस केस में आप बोलोगे E इज इक्वल्स टू हो गया VB sin थीटा, और परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, तो E इज इक्वल्स टू हो गया VB, क्योंकि sin 90 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से आप ये देखोगे कि E अपॉन B इज इक्वल्स टू V, E अपॉन B इक्वल्स टू किसके होता है, V के होता है। तो E और B का जो रेशियो है ना, E और B का जो रेशियो है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है बेटे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकल कर आ जाता है। किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज फोर्स ध्यान रखना, जब दोनों फील्ड एक साथ काम कर रहे हो, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ काम करते हैं, तो FE प्लस FM दोनों को सम के इक्वल आता है, तो QE प्लस QVB, है ना। अगर हम ये सोचें कि वो पार्टिकल बिना मूव किए हुए जा रहा है ना, बिना मूव किए हुए जा रहा है, ऐसे खिसक रहा है, ठीक है, अब वो अपनी कोई वेलोसिटी से नहीं जा रहा, तो लॉरेंज फोर्स 0 हो जाएगा उस केस में। तो QE और V क्रॉस B इक्वल्स टू 0, तो Q कॉमन ले लिया तो E प्लस V क्रॉस B 0 आ गया, और इस केस में हमें पता चलता है कि V क्रॉस B इक्वल्स टू है E के, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो उस केस में थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो E अपॉन B का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा निकल के। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास ले रहा हूं मैं, कि एक एक चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए कि लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी बात आ जाए तो छूटनी नहीं चाहिए। जब आप लोगों ने इतना समझ लिया है ना, जब ये साइंटिस्ट इतना सारा खेल खेल रहे हैं कि भाई क्या चीज हम लोगों को समझा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कितना सारा बवाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम, है ना, अब की बार उस चार्ज पार्टिकल को लेकर नहीं जा रहे, अब की बार करंट को ही लेकर जा रहे हैं, किसी वायर को लेकर जा रहे हैं जिसमें करंट पास हो रहा है, और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जा रहे हैं। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट आता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब यहां से एक दिमाग सोचो कि भाई वो जो वायर है, ये जो वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बोलोगे हाँ जी सर। तो अब ये बताओ मुझे कि अगर बेटा इसमें करंट पास हो रहा है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इस तार को लेकर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाऊं, इस वायर को लेकर अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जाऊं, तो आप मुझे जरा बता दो क्या इस पर कोई फोर्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो आप सोचोगे सर हाँ, वहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि वो जो मैग्नेट है इस वायर पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। तो ये भी लॉरेंज फोर्स का ही पार्ट है। बट अगर हम किसी वायर को लेकर जाते हैं तो कितना फोर्स लगता है ये कैलकुलेट करते हैं।
लॉरेंज फोर्स से ही कैलकुलेट करेंगे इसको भी, ठीक है, कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर एंटर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, तो वो फोर्स हमें निकालना है। तो कैलकुलेट स्टूडेंट्स, तो अपना जो है ये करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा, उसको करने से पहले एक बात हम ये समझ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लॉ जो हमने पढ़ाया था, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को शिकायत रह जाएगी वरना कि सर एक बार लिख देते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिख ले रहे हैं भाई कि क्या है हमारे पास में। तो ये स्टेट करता है कि इफ इट स्टेट दैट इफ वी फोल्ड द फर्स्ट टू फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, ठीक है, कि हमारी जो फर्स्ट टू फिंगर है और जो थंब है उनको इस तरह से हमें फोल्ड करना है कि दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री पर रहें इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री पर रहे, ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे बनाकर देख लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला इसके भी परपेंडिकुलर है, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है थंब के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, और इसको देखोगे तो इसके भी परपेंडिकुलर और इस वाले के भी परपेंडिकुलर, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। देन ये कह रहा है कि जो थंब है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, कि हमारा जो पार्टिकल है वो किधर मोशन कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो हमारी फोर फिंगर है, जो हमारी ये पहली वाली उंगली है, इसको फोर फिंगर कहते हैं, तो ये फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो तरीके से होगी, अगर ये ऐसे क्रॉस है तो ये ऐसे अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर ऐसे, ध्यान रखना, और अगर ये हमारा डॉट है तो ये सर जी परपेंडिकुलर बाहर की ओर आएगा इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से आएगा तो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ऐसे बाहर की ओर आएगा, ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन हो जाएंगी इसकी। एंड द मिडल फिंगर, जो हमारी ये मिडल फिंगर है, इट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये बताएगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम किसी भी जो पार्टिकल मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर पाएंगे, या जो भी अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है वो इसी की वजह से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में आप आ जाते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बारे में पहले समझ लो फिर इसका एक्सप्रेशन करवाते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो भाई हमारे पास में ऐसे मान लो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई, ये हमारे पास में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, या ये मान लो कि मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो अब हम यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने ये समझा था, है ना, अभी तक हम लोग ये कह रहे थे कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हो तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी साइंटिस्ट का दिमाग घुमा और उन्होंने सोचा कि यार अब हम क्या करते हैं, किसी एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दे रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा दे रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, अब ध्यान से समझना जरा। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और मैं आपका जो वायर है, ठीक है, उसको ऐसे लेकर जा रहा हूं, ऐसे इसके परपेंडिकुलर। तो जब हम किसी भी वायर को परपेंडिकुलर इसके अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, करंट पास। तो जब इस वायर के अंदर, मान लो मैं इसको ऐसे लेकर जा रहा हूं, इस वायर के अंदर करंट पास हो रहा है, अब जब मैं इसको ऐसे लेकर जाऊंगा तो वायर के अंदर करंट पास हो रहा है। अब जब करंट पास हो रहा है तो आप सबको पता है कि सर इसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और इसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप ये सोचोगे सर जब ये इसके पास जाएगा तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस वाली मैग्नेटिक फील्ड पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लो, आपके घर में दो मैग्नेट हैं और दोनों मैग्नेट को आप पास पास लेकर आते हैं तो दो तरह से फोर्स लगाते हैं, या तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो सेम यहीं पर जब हम इसको परपेंडिकुलर लेकर गए तो तार यहां तक तो गया, उसके बाद आगे नहीं जा पाया, तो इस वायर पर क्या लगा, एक अपवार्ड परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से तार बेंड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंड, इस तरह से बेंड हो जाएगा ये वायर। तो यानी यहां पर समझ में आया कि आप चार्ज पार्टिकल के अलावा अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को भी किसके अंदर लेकर जाते हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। आगे बात समझ में। अब ये फोर्स क्यों अप्लाई कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है ना, कि सर इसके जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, उसका कारण बताओ। तो भाई फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर है चार्ज पार्टिकल्स, है ना, चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये होते हैं चार्ज पार्टिकल। तो इनका क्या हो रहा है सर, जब इसमें करंट पास हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है सर, मोशन कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल।
इनकी मोशन की वजह से, ठीक है, इनके मोशन की वजह से क्या होता है, इसके अंदर करंट पास होता है। आगे बात समझ में कि जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें मोशन करते हैं तो करंट पास होता है, और इसी की वजह से जब ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी उन पर लगेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे थे, ये क्या करते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी जाकर मोशन करेंगे। ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन पर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो आइए इसको समझते हैं कि कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर। आसान तरीके से इसका एक एक्सप्रेशन देते हैं, उसको हम करते हैं कि भाई कितना मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाइड होगा। अभी तक जैसे हमने लॉरेंज के फोर्स से निकाला था कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो कितना आपका मैग्नेटिक फोर्स निकल लगता है वहां पर, वो लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व किया। अब ये देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, एल लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, तो वो कितना मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लेंगे इसको। आइए समझते हैं इस टॉपिक को कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो लेट कर लो कि भाई हमारे पास में ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी, और इसमें कोई, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, ऐसे कर लो कि एक्स एक्सिस है, थीटा एंगल बनाते हुए एल लेंथ का कोई एक कंडक्टर हम लोगों ने रख लिया, जिसमें आप बोलोगे सर आई एम्पियर का करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है, आई एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो आप बोलोगे सर जब इसमें आई एम्पियर का करंट पास हो रहा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वीडी वेलोसिटी से इधर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। करंट के हमेशा अपोजिट चलते हैं। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो सर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू ऐसे मोशन करेगा। तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, ड्यू टू दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। अब हम लोग पता करेंगे सर कहां से कितना फोर्स लगाएगा, तो बाय लॉरेंज फोर्स। ठीक है, बाय लॉरेंज फोर्स जो है F इज इक्वल्स टू लगता है सर Q V क्रॉस B। ठीक है जी, क्या होता है, V क्रॉस B। अब इतनी बात हम लोगों को समझ में आई। अब यहाँ जो Q है वो क्या है सर जी, इलेक्ट्रॉन है। बेटा Q का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में मूव करते हैं तो उनका जो V है वो V ना होकर कितना होता है, VD होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सर F इज इक्वल्स टू हो गया कितना हमारे पास में। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको स्मॉल f मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास में हो गया E VD क्रॉस B। कितना हो गया, VD क्रॉस B। इतना हमारे पास में निकल कर आ गया टोटल। अब जो यहाँ पर नेट फोर्स लगेगा, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर था, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर था, तो नेट फोर्स जो होगा आप बोलोगे सर वो हो जाएगा कैपिटल F इज इक्वल्स टू N इंटू स्मॉल f। तो F इज इक्वल्स टू N क्या होता है ना, कितने हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में फाइंड करे होंगे, कितना होता है। आप बोलोगे सर कैपिटल N इज इक्वल्स टू आता है NaL। ठीक है, NaL निकल कर आ जाता है, तो NaL और इंटू स्मॉल e की वैल्यू क्या है, E और VD क्रॉस में B। ठीक है, कितना निकल कर आता है, VD क्रॉस में B। तो ये बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि इतना हमारे पास में ये कैपिटल N की वैल्यू आती है NaL। कहां से, हमने चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा था जब हम लोगों ने I और VD के अंदर रिलेशन निकाला था, है ना, I और VD के अंदर रिलेशन निकाला था। अब इतनी बात क्लियर है तो हम इसको लिख लेते हैं NeAL, और ये हो गया हमारे पास में VD क्रॉस B। अब इतना हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू होता है NeAVD। ठीक है, और VD पर वेक्टर है, तो आप बोलोगे सर यहां जो है I की वैल्यू होती है NeAVD, और यहाँ क्या है, NeAL है, तो हम यहाँ L से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं और L से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं। तो ये निकल कर आ जाएगा कि F इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है टोटल, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी जल्दी एक बार बता दो, I इंटू एल। I, ठीक है, I इंटू एल, और L पर क्या लग जाएगा, वेक्टर। ठीक है, तो L क्रॉस B, और जब भी हम क्रॉस हटाते हैं यू नो दैट कि जब भी क्रॉस हटाएंगे तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा ILB साइन थीटा, है ना। L इंटू बी, L क्रॉस B हटाओगे तो LB साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। तो इतना फोर्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर कैरी होता है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। अगर थीटा हमारा 90 हो जाएगा तो आप बोलोगे सर अगर थीटा 90 हो गया तो ILB साइन 90, और साइन 90 है तो F इज इक्वल्स टू ILB इतना हो जाएगा। और ये इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा।
सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ पर काम कर रहा होगा। दूसरी बात आ गई सर कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाए तो एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 हो जाएगा तो इसका मीन्स क्या है, आई एल बी इंटू 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद टोटल फोर्स 0। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में रख दिया जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वहां पर कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उसको परपेंडिकुलर कर दें, इस वाली शीट को और नीचे ले आए और ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का, तो आप बोलोगे सर इस केस में जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो यहां तक समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, विच इज आई एल बी साइन थीटा। इतना करने के बाद में अब आपके दिमाग में आ रहा है सर दो चार क्वेश्चन फेंक के मारो जिससे हमें और बेहतरीन समझ में आ जाए कि अगर इससे न्यूमेरिकल आ गए तो किस तरह के न्यूमेरिकल हम लोगों से यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पूछेगा। तो आइए इसके दो चार न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और समझते हैं बेहतरीन तरीके से और क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेंशियल 2 किलोवाट, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका खुद का पोटेंशियल है 2 किलोवाट, ठीक है, इसको मेजर, इसको ध्यान रखेंगे कितने किलोवाट का इसका पोटेंशियल, आप बोलोगे सर 2 किलोवाट का पोटेंशियल है, एंटर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 0.15 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड पाथ। तो हमें इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करना है कितना होगा, एंड पाथ फाइंड करना है दो केसेस में, इफ इट एंटर्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कह रहा है इफ इट एंटर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री सॉरी विद मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले केस में हमें क्या करना है, केस नंबर फर्स्ट में, पहले केस नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जब भी कोई एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से वो क्या करने लगेगा, रोटेट करना चालू कर देगा, मोशन करेगा। तो उसमें दो चीजें होंगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू वी, सॉरी ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। अब उसका जो पोटेंशियल है वो दे रखा है उसने, ई की वैल्यू हम जानते हैं, हमें फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, एक बार जल्दी से बताओ क्या फाइंड करना है हमें, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप सबको पता है कि सर ये इधर जाएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2ev अपॉन में m, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 2ev अपॉन में m। अब v इज इक्वल्स टू e की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है सर, और यहां पर जो है हम लोगों को पहले से ही दिया था, जो पोटेंशियल था वो 2 किलोवाट है, 2 इंटू 10 की पावर 3, है ना, किलोवाट को हमने वॉट में कन्वर्ट कर लिया। अपन मास जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 या 9 ही ले लो, आसान हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 होता है, 9 ले लोगे ना तो सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में कितना बेटा, 2 2 जा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, एक बार सॉल्व कर लो, यहाँ माइनस का 19 है, यहाँ प्लस का 3 है, ये 31 है, तो ऊपर जाके प्लस का 31 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया सर 16 4 जा 64 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, एक बार जल्दी से बताओ, 31 और 3 कितना हो गया, 34 हो गया, है ना, 34 में से 19 माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या ये 15 हुआ, लेकिन इसका भी ये काम करो, ऐसे लिख लो सर, प्लस का 15 अपॉन में 9, इसको इधर भेजेंगे तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर 64 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 9, तो v की जो वैल्यू है वो आ गई 8/3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है, किसमें बोलोगे सर, मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, इतनी स्पीड से। अब चाहे वो कैसे ही भी जाए, चाहे वो इस एंगल पर जाए या इस एंगल पर जाए, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, इसी स्पीड से वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अब पहला केस बता रहा था कि अगर परपेंडिकुलर जा रहा है, कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर, तो अगर कोई भी बॉडी परपेंडिकुलर मूव करती है तो उसमें कैसे करेगी, आप बोलोगे सर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो सर्कुलर पाथ के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था r इज इक्वल्स टू होता है mv अपॉन में qv। अब q जो है वो क्या है सर, इलेक्ट्रॉन है, तो e भी हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है, m है सर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31,
v की वैल्यू है अभी हमने फाइंड करा 8/3 10 की पावर 7 अपॉन e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 और जो b है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है 0.15 0.15। अब इसको 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 टाइम और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 है ना। तो आप बोलोगे सर r की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3 8 जा 24 इंटू 10 की पावर, एक बार जल्दी बताओ कितना होगा 31 और 7। भाई आप देख रहे हो कि सर 31 माइनस है और 7 किसका प्लस का है, तो कितना बचेगा आप बोलोगे सर माइनस का 24 है ना। ये 19 है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा अपॉन कितना हो गया आप बोलोगे सर 1.6 इंटू 0.15। ठीक है जी, r इज इक्वल्स टू हो गया सर एक बार जल्दी बताओ 24 इंटू 10 की पावर कितना बचा, आप बोलोगे सर ये हो गया माइनस का 5। ठीक है माइनस का 5 1 2 3 ये 3 ऊपर गए तो प्लस का हो गया, नीचे हो गया 16 इंटू 15। इसको कैंसिल करेंगे भाई आप लोग एक बार जल्दी बताओ 8 3 जा 24 8 2 जा 16 और 3 से एक कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो ये आ गया सर 10 की पावर -2 अपॉन में 10 ये ऊपर जाएगा 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 -1 तो r इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 इतना मीटर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर 1 मिलीमीटर के रेडियस के पाथ पर वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। कौन सा मोशन कर रहा होगा सर्कुलर मोशन। अब थर्ड केस है कि सर अगर वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करता है। ठीक है आराम से सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी कि भाई इतना वेलोसिटी होगा, इतना वो रेडियस के पाथ पर जब एंटर करता है परपेंडिकुलर तो इतने रेडियस के पाथ पर वो क्या करेगा सर्कुलर मोशन करेगा। तीसरी बात है कि इफ इट एंटर्ड विद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, अगर वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। या अब सबको पता है कि सर अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो क्या करेगा ऐसे एंगल बनाते हुए जाएगा है ना, ऐसे एंगल बनाते हुए जाएगा इस तरह से। तो वो उसका जो सर वेलोसिटी है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो आप बोलोगे सर v cos थीटा और v sin थीटा दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। और इस समय जो पाथ होता है वो कैसा होता है आप बोलोगे सर हेलिक्स पाथ होता है। कैसा होता है हेलिक्स। और जब वो हेलिक्स पाथ होगा तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पाथ कैसा होगा हेलिक्स होगा। कितना रेडियस का पाथ होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है कितना रेडियस का होगा ये हमें फाइंड करना है, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे चलते हैं थर्ड वाले इसको पॉइंट नंबर बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है चलो पाथ बनाता है तो हमारे पास में जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर उस केस में जो रेडियस थी r इज इक्वल्स टू थी mv अपॉन qb और यहाँ ओनली क्या लिखा था साइन थीटा, तो रेडियस हमारी निकल कर आ जाएगी mv अपॉन eb जो कि अभी हमने सॉल्व किया है। बस यहाँ थीटा की वैल्यू कितना रखना है 30 डिग्री, तो ये जो वैल्यू थी सर ये 1 मिलीमीटर थी और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितना होती है 1/2, तो r हमारे पास में आ गया 0.5 mm है ना, 0.5 मिलीमीटर का ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। अब अगर हम चाहे तो सर हम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं जो v इज इक्वल्स टू होती है v cos थीटा, तो v इज इक्वल्स टू v cos थीटा। v की वैल्यू कितना आया था अभी हम लोगों ने फाइंड करा था, तो v की वैल्यू आई थी कितना 8/3 10 की पावर 7 और इंटू cos 30। अब cos 30 कितना हो जाएगा आप सब जानते हैं है ना 10 की पावर 7 और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई 4 टाइम, तो v इज इक्वल्स टू हो गया 4√3/3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इतने की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसकी और इतना रेडियस का पाथ होगा जिस पर वो क्या करेगा हेलिक्स पाथ बनाएगा। ठीक है तो रोटेट भी करेगा फिर सीधा भी जाएगा, रोटेट करेगा फिर सीधा जाएगा, तो इतनी रेडियस के पाथ पर वो मूव करेगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर होगी होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी किसी बच्चे को। ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कि हाँ भाई ये बढ़िया क्वेश्चन था, तो एक बार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है चलो इसे आपको समझना है बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ इज 0.45 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 0.45 मीटर है और उसका जो मास है वो 60 ग्राम है, इज हैंगिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसमें हैंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में हैंग कर रहा है। If 0.5 ampere current is passing through the wire, then find the magnetic field that produce no tension in the wire. यानी हमें वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जिससे इस वायर में कोई भी टेंशन काम ना करे। अच्छा तो एक बार बना लेते हैं इस चीज को, डायग्राम को समझा देता हूं मैं आपको ऐसे।
भाई हमारे पास में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर हैंग कर रहा है, इस तरह से वायर है और इसको हमने हैंग करा रखा है किसी बेस से, ठीक है, इस तरह से हमने इसको लटका रखा है। ये ए से बी कोई वायर है, इसका लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना है इसका 0.45 मीटर है, इसका जो मास है वो 60 ग्राम है, ठीक है, तो मास को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 10 की पावर -3 kg। और क्या कह रहा है सर, इसमें जो करंट है वो 0.5 एम्पियर का करंट इसमें पास हो रहा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस नो टेंशन। अच्छा, जो ये वायर है यहां से यहां तक ये हैंग कर रहा था, तो आप बोलोगे सर इसमें करंट जा रहा है आई इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला, तो आप मुझे बताओ कि सर इसका जो वेट होगा वो कहां की ओर होगा, वो तो नीचे की ओर होगा। अगर इस पर कोई टेंशन नहीं लगनी चाहिए तो इस वेट के कारण इस पर नीचे की ओर एक टेंशन लगेगा, है ना, टेंशन लगेगा। तो आपको सबको पता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अपना है ही ये, तो दूसरा फोर्स कहां की ओर लगेगा, जो लॉरेंज फोर्स होता है। एक बात ऐसे भी समझा देता हूं, देखो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ये क्या बताता है कि अगर सर हम इसमें ये मोशन नहीं करंट को लेकर आइए कि अगर किसी भी वायर में करंट पास हो रहा है तो हमें अपनी तीनों चीजें इस तरह से रखनी है। तो ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की, ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो हमारी सेकंड फिंगर है ये हमारी किसकी डायरेक्शन को बताएगा, करंट की डायरेक्शन को। तो हम ये जानते हैं कि सर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट इधर की ओर जा रहा है, ये वाला जो है ये करंट को बता रहा है, तो फोर्स कहां की ओर लगेगा, आप बोलोगे सर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। और किसी भी करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है, तो आप बोलोगे सर IBL sin थीटा। अब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसलिए ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आप बोलोगे सर जितना IBL है उतना ही हमारा क्या है, वेट है mg, तभी तो क्या इस पर कोई टेंशन नहीं लगेगा। तो हमें b निकालने के लिए बोला है, तो आप बोलोगे सर mg अपॉन में क्या हो जाएगा, I इंटू एल हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो m कितना भाई साहब, m था 60 इंटू 10 की पावर -3, g कितना है 9.8 होता है भाई साहब, I कितना है, आप बोलोगे सर I कितना है 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, और इंटू L कितना है 0.45 है जी, 0.45। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे जल्दी से कैलकुलेट करके बताना कितना आंसर आएगा, तो ये लगभग हमारे पास में आ जाएगा 0.26 टेस्ला, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.26 टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होगा। एक्चुअल में मेरा जो मतलब था वो ये चीज समझाने के लिए नहीं था, मेरा जो आपको टारगेट था वो ये बताने के लिए था कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया तो अगर उसमें नो टेंशन की बात कर दे कि कोई टेंशन नहीं लग रही है, तो उस केस में आपको IBL और mg दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर केस को उल्टा कर दे, ये कह दे इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, इफ द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अब क्या होगा, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और अगर डायरेक्शन ऐसे होगी भाई साहब, है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो अब ये जो IBL ऊपर की ओर लग रहा था ये भी कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और इस केस में जो टेंशन होगा वो डबल हो जाएगा, इस केस में जो टेंशन है वो डबल हो जाएगा, mg प्लस IBL कितना हो जाएगा, mg प्लस IBL दोनों ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, है ना। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो उस समय टेंशन जो है डबल हो जाएगा, mg और IBL दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो टोटल टेंशन ऐसे कैलकुलेट होगा mg प्लस IBL, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, अगर नो टेंशन की बात कर रहा है तो ऑफकोर्स करंट इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारी जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है, फोर फिंगर हमारी किसको बताती है, आप बोलोगे सर ये हमारे, जल्दी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताता है, तो आप बोलोगे सर ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये, ठीक है। ये मोशन पर नहीं, ये करंट पर काम करता है, मोशन वाला अलग था, करंट के लिए अलग है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इधर करंट जा रहा था तो करंट ऐसे था, हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर थी तो फोर्स पहले ऊपर की ओर लग रहा था, लेकिन करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो IBL भी नीचे लगा, mg भी नीचे लगा, और इस केस में जो हमारा क्या होगा, टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, mg प्लस IBL करके। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए, है ना, अब देखो ये जो वीडियो है हमारी पूरा कैलकुलेशन, मतलब हमें पूरा चैप्टर के बारे में स्टडी करना है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए जो सीरीज लेकर आएंगे
है ना। अगला जो वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल के लिए पूरा सीरीज से रिलेटेड होगा, तो उसमें न्यूमेरिकल हम लोग एक से एक बेहतरीन ऐसे ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है आपको। तो न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अलग अगली वीडियो में केवल न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि सर इस लेवल के क्वेश्चन भी हम लोगों को सॉल्व करने हैं, और भी बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम चलते हैं इसके कहां पर, थ्योरी एंड डेरिवेशन की तरफ। आपको ये 2-3 न्यूमेरिकल मैंने कराए, आपको मजा आया होगा, इतनी गारंटी है। उसके बाद अब हम चलेंगे कि अब देखो क्या होता है। अब जब हमने किसी वायर को कहां रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो वो भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब दिमाग में ये चलता है कि सर एक बात बताओ, अगर मैग्नेट ना हो, हमारे पास में दो वायर हो, पहले वायर में भी करंट पास हो रहा है और दूसरे वायर में भी करंट पास हो रहा है। अब जब पहले वायर में करंट पास हो रहा है तो सर वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। ये इस तरह से ले लो, ये दोनों वायर हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में करंट पास हो रहा है। तो दो करंट कैरिंग वायर हैं और इन्हें हमने आपस में पास पास ला के रख दिया, तो क्या ये दोनों भी अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे या नहीं? आप सोचकर मुझे आंसर दो। तो आप बोलोगे सर जब इसमें करंट पास हो रहा है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब इसमें करंट पास हो रहा है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में पास पास आएंगी तो जरूर से एक दूसरे पर क्या करेंगी, फोर्स अप्लाई करेगी। तो यही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि जब हम दो करंट कैरिंग वायर को, पैरेलल करंट कैरिंग वायर को पास पास लाकर रख देते हैं तो उनमें कितना फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कितना फोर्स वो एक दूसरे पर अप्लाई करती हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अपना नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं जिसका नाम है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो अब एक बात समझते हैं कि भाई हमारे पास में दो वायर हैं ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं है, आर मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है ना। अगर ये एल लेंथ का है तो ये भी एल लेंथ का वायर है, ठीक है, ये दोनों सेम है। अब इसमें जो करंट है सर जी, इसमें I1 करंट पास हो रहा है और इसमें I2 करंट पास हो रहा है। तो अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और क्यों करेंगे इसके पीछे का रीजन बताता हूं, आइए समझते हैं। मान लो जो ये तार ये वाला है, इसमें जब हमने करंट पास किया तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन गया जिसको हम मान लेते हैं B1, और अगर ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ये वाला वायर है ना CD वायर, अगर इस AB की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये वाला इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। तो ये वाला वायर इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, या हो सकता है कि सर, या ऐसे हो सकता है कि सर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बने जिसको हम B2 कहेंगे, और ये वाला वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो अब जो है CD वायर किस पर फोर्स लगाएगा, AB पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक बात आपको समझने की है यहां पर बेटे कि एक वायर दूसरे पर क्या लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब जो भी जिसकी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है उस पर फोर्स लगाएगा, तो किस पर फोर्स लगेगा सर जी, AB पर फोर्स लगेगा। किसके ड्यू टू लगेगा सर जी, CD के ड्यू टू लगेगा। और फर्स्ट केस में हमने समझा था कि AB फोर्स लगाएगा, किस पर लगाएगा, CD पर लगाएगा। तो एक को कैलकुलेट कर लो, या तो आप ये कह लो कि सर AB पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू CD, या फिर ऐसे कह लो कि CD पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू AB। दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट कर लो, जितना CD AB पर फोर्स लगाएगा उतना ही AB भी CD पर फोर्स लगाएगा, दोनों के समान हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो चलो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना होगा सर जी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर CD, क्योंकि अभी हमने CD पर ले रखा है तो हम CD के थ्रू जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल लेते हैं। तो किसी भी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, B2 हम लोग निकाल रहे हैं, वो कितना होता है, तो हमने एम्पियर के लॉ से पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ से हम लोगों ने ये पढ़ा था सर, B2 इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, ठीक है। किसी भी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट I अपॉन 2πr आता है। अब एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर B2 यानी CD का है, तो CD पर हमने B2 मान रखा है, तो म्यू नॉट सेम रहेगा, लेकिन I क्या रहेगा, I2 रहेगा, और 2πr, r तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। देन जो फोर्स है वो किस पर लगेगा, फोर्स ऑन द वायर AB, है ना। ये जो फोर्स है वो किस पर लगेगा, आप बोलोगे सर जी AB वायर पर फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा सर F। ऐसे मान लो CD से किस पर लग रहा है, CD से AB पर लग रहा है, तो ये वायर 2 है और ये वायर 1 है, तो F21 मान लो इसको,
है ना, F21 2 से 1 की तरफ लग रहा है, और वो कितना लगता है सर जी, IBL sin थीटा, याद है या नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो F21 इज इक्वल्स टू हो गया I, जो I है वो किस में पास हो रहा है, आप बोलोगे सर हमारे वायर AB में, तो AB में कितना करंट जा रहा है, I1। B जो है, B किस में पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, आप बोलोगे सर वायर CD में, तो यहाँ B2 लिखो, है ना। और L क्या है सर जी, L है दोनों की कॉमन लेंथ जो कि L है, और ये साइन थीटा ही है ना। तो आप बोलोगे सर F21 इज इक्वल्स टू आ गया I1 B2 और L साइन थीटा, है ना। ये हो गया हमारे पास में इतना, F21 इज इक्वल्स टू हो गया I1 B2 L साइन थीटा। अब F21 निकाल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी I1 तो I1 है, B2 की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R और L साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F21 इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R L साइन थीटा। L को इधर लेकर जाएंगे तो F21 अपॉन में L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R, और साइन थीटा को हम मान लेते हैं साइन 90 है ना, परपेंडिकुलर है तो साइन 90। तो ऐसे मान लो कि F21 इज इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन L, और ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R, यानी इतना फोर्स जो है किस पर लगेगा, एक वायर से दूसरे वायर पर लगेगा, कि जब वो पैरेलल रखे जाएंगे। कैसे रखे जाएंगे, पैरेलल, यानी जब कोई भी दो करंट कैरिंग वायर जब पैरेलल रखे जाते हैं तो एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और कितना फोर्स अप्लाई करते हैं सर, वो इतना फोर्स अप्लाई करते हैं। अब एक बात यहां समझने की है कि अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है ना, तो यहां पर लिख लो इफ द करंट इन सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर करंट क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना जी, अगर ये अपोजिट है तो ये क्या करेंगे, रिपल ईच अदर। ठीक है, रिपल ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आप नोट करके लिख लो कहीं पर भी, कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना भाई, है ना, एकदम तगड़े तरीके से आया होगा। उसके बाद अब हम चलेंगे, इसके थ्रू हम लोग 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालते हैं। 1 एम्पियर क्या है सर, व्हाट इज 1 एम्पियर? तो यहां से एक जो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है, एंड फिर हम इसको लिखेंगे भी इसकी डेफिनेशन को। ठीक है, चलो एम्पियर क्या है, तो हमें पता है कि सर ये दो वायर हैं जो कि पैरेलल होते हैं, और इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, आप बोलोगे सर F अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। तो अगर हम ये लेट कर ले, ठीक है, ध्यान से समझना कि R जो है सर वो 1 मीटर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, एंड दोनों का जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है। तो F जो है कितना हो जाएगा सर, ये 1 हो गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई बचा, क्योंकि R भी 1 हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, भाई म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई डाल दोगे तो यहाँ 2 पाई आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये हो गया, तो फोर्स कितना लग रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स लगे। ठीक है, कितना न्यूटन का फोर्स लगे, 2 इंटू 10 की पावर -7। यहां अगर ये 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स लगे, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10 की पावर -7, तो I1 I2 अगर इधर करोगे तो कैंसिल होके कितना आएगा, आप बोलोगे सर I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है इसके थ्रू, ये सब हमने कैलकुलेट करने के बीच क्या फाइंड करा, तो आप बोलोगे सर इफ टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, ऑफ लेंथ ऐसे लिखो, सेम नहीं, ऑफ लेंथ 1 मीटर, दो वायर्स जो कितनी मीटर की लेंथ के हैं, 1 मीटर, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, और कितनी दूरी पर रख दिए, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिए। 2 मीटर लेंथ, सॉरी 1 मीटर लेंथ के वायर हैं, और 1 मीटर की डिस्टेंस पर वो हमने प्लेस कर दिए। देन इफ द फोर्स, ठीक है ऐसे लिख लो, इफ द फोर्स बिटवीन देम, ठीक है, इफ द फोर्स बिटवीन देम इज, अगर उनके बीच जो फोर्स है वो कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन है। इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, देन द फोर्स, देन द करंट
ठीक है, देन द करंट पासिंग देम, जो भी करंट उनमें पास हो रहा होगा विल बी 1 एम्पियर। तो जो भी करंट उनमें पास हो रहा होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। इस डेफिनेशन को भी लिख लेना और ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास में दो वायर हैं जिनकी लेंथ क्या है 1 मीटर है और कितनी डिस्टेंस पर रखे गए 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही रखे गए हैं और उनके बीच कितने न्यूटन का फोर्स लगे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगे, तो आप बोलोगे सर उस समय जो करंट पास हो रहा होगा दोनों वायर में वो कुल मिलाकर कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन में यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। इफ टू वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट एंड देन द फोर्स बिटवीन देम इज 2 न्यूटन, अगर उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देन द करंट पासिंग थ्रू देम विल बी 1 एम्पियर। तो जो भी करंट उनके बीच पास होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे, ठीक है, राइट डाउन कर लेंगे। अब यहां के बाद में हम लोग समझते हैं कि सर जब हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर लिया तो अब हम समझते हैं टॉर्क, कि एक हमारे पास में एक मैग्नेटिक लूप है या कॉइल है, ऐसे मान लो रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कोई हमारे पास में लूप है और उसको हमने मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें एक और बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं भाई। नाम क्या है इसका, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको बहुत आराम से समझेंगे, बहुत तगड़े तरीके से समझेंगे और आपके दिमाग में फिट कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो मान लो कि भाई हमारे पास में ये एक नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास में क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। और यहां इनके बीच में एक करंट कैरिंग लूप रखी है ऐसे, ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से करंट कैरिंग लूप रखी है। तो बेटा हमारे पास में क्या है ना कि एक लूप है ए बी सी डी, अब इसमें करंट पास हो रहा है इस तरह से, ठीक है, इसमें आई एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ये हर जगह पर इस तरह से करंट पास हो रहा है। तो आप बोलोगे सर जब ये इसमें करंट पास हो रहा है तो इसमें क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा, इस बात को समझो आराम से। देखो जब हमारे पास में ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर लूप है तो आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास में ये बुक है, ठीक है, ये मेरे पास में एक बुक है और जब इस बुक को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, है ना, जब इस पर टॉर्क लगेगा तो ऐसे घूमेगी घूमेगी घूमेगी, इस तरह से घूमती रहेगी, है ना, तो ऐसे घूमेगी। तो ऐसे ही हम मान ले रहे हैं कि इसका एक फेज बनाते हैं हम लोग कि जिसमें ये घूम रही है। अब ये जो फेज है ये इस तरह से डीसी का है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से आ जाएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा और फिर ये ऐसे। तो आप बोलोगे सर यहां पर जो है ये ए है, ये डी है, ये बी है और ये सी है, ये हमने इसका दूसरा फेज बना लिया कि इस तरह से घूम गया। अब जब इस पर फोर्स लग रहा है तो इसको ध्यान से समझो, आई एम्पियर का करंट यहां पास हो रहा है, यहां भी पास हो रहा है, यहां भी और यहां भी। तो अब आपको ये देखना है कि सर इसकी हर एक साइड पर ए बी सी सी डी डी ए से बी से सी से डी से, या ए डी सी बी सी और ये आपका बी ए, इन सभी पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो आप एक समय के लिए निकाल लो कि फोर्स ऑन अ साइड एडी पर जो फोर्स लगेगा एफ ए डी वो कितना होगा भाई, एफ इज इक्वल्स टू होता है आई बी एल साइन थीटा। अब यहां पर कितना फोर्स लगेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से, है ना, इस तरह से होगा, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, आप बोलोगे सर 90, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एफ ए डी इज इक्वल्स टू हो गया आई बी एल साइन 90, और साइन 90 हो गया तो एफ ए डी हमारे पास में आ गया आई बी एल। क्या ये फोर्स सिमिलरली बीसी पर भी लगेगा, ये जो हमारे पास है एफ और ये हमारे पास सी बी है, इस पर भी एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा, थीटा बोले तो 90 हो जाएगा, तो एफ सी बी इज इक्वल्स टू हो गया कितना भैया, आई बी एल, है ना। अब यहां पर ध्यान से समझने हैं कि ये जो फोर्स है करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स भी अपोजिट लगेगा, लेकिन एक बात समझो भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमारा जो फोर्स होगा कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है भाई। हमारे पास करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये जो फोर्स है वो कहां की ओर जा रहा है, अंदर की ओर, ठीक है, ध्यान से समझो।
करंट कहां की ओर, ऊपर की ओर, ये वाला ऊपर की ओर, ये वाला कहां की ओर सर, बाहर की ओर, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। तो हमारा जो फोर्स है वो कहां की ओर जा रहा है, इसको समझाने के लिए अंदर तो बना नहीं सकते, ऐसे ऊपर की ओर बना देते हैं कि सर यहां जा रहा है एफ। अब इसके लिए निकालो सेम यहां पर, भाई यहां के लिए निकालोगे तो सर यहां फोर्स कहां की ओर आएगा, ये ऐसे हो गया, करंट नीचे की ओर जा रहा है ना। तो यहां पर जो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट नीचे की ओर, फोर्स कहां की ओर है, बाहर की ओर। तो जब फोर्स बाहर की ओर है तो इसको ऐसे बना लेते हैं कि सर ये हो गया एफ इधर की ओर। ये जो एफ है वो कौन सा है, एफ एडी है, और ये जो फोर्स है वो एफ सीडी है। तो इनको देखो तो सर इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है ना, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये दोनों क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, एक अंदर की ओर, समझो ऐसे कि हमारे पास में ये लाइन है, इस पर जो फोर्स है एक बाहर की ओर लग रहा है और एक अंदर की ओर लग रहा है, तो ये इसको घुमाने का काम करेगा, देखो इस तरह से घुमाने का काम करेगा ये इसको, एक बाहर की ओर लग रहा है और एक अंदर की ओर, तो ये इसको टॉर्क देंगे दोनों फोर्स मिलकर, ठीक है। तो ये टॉर्क देंगे कौन से, एफ एडी एंड एफ सी डी। बट सिमिलरली यहां पर जो साइड है, जो हमारी साइड है बी सी, समझना इसको, सॉरी डी से सी, डी से सी जो साइड है ये वाली साइड, इसमें भी करंट पास हो रहा है, इसमें भी अगर करंट पास हो रहा है तो सर यहां पर भी फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, आप बोलोगे सर एफ इज इक्वल टू यहां पर भी आई बी एल साइन थीटा। लेकिन यहां जो थीटा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो यहां थीटा होगा 0 डिग्री, इस वाली लाइन के थ्रू समझो ऐसे, ये 0 डिग्री का फोर्स है, तो एफ इज इक्वल टू यहां भी होगा आई बी एल साइन थीटा। अब दूसरी बात है कि सर ऐसा ही फोर्स हमारे पास ए बी पर भी होगा, साइड ए बी पर भी फोर्स होगा, तो यहां भी आई बी एल साइन, लेकिन यहां जो थीटा है करंट अपोजिट हो गया, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, आई बी एल ही रहेगा, है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। लेकिन यहां पर जरा इनका लाइन ऑफ एक्शन देखो, करंट कहां की ओर है, ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट ऐसे, तो ये जो फोर्स है कहां की ओर लगेगा, आप बोलोगे सर ये जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा यहां पर, और ये जब लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है तो आप बोलोगे सर इस पर फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो आप बोलोगे सर दे द फोर्स ऑन डीसी एंड डीसी, और किस पर लगेगा, ए बी, ठीक है, आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, इनका जो फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर 0, तो यहां पर जो टोटल फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो हमें जो टॉर्क मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, आप बोलोगे सर एफ एडी और सीबी के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉर्क होता है, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जरा एक बार देखो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आएगी, तो हमारे पास ये जो साइड है हमने ले लिया सर ये डीसी, ये डीसी वाला पार्ट है, तो इसका जो है ये कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल, तो इसकी परपेंडिकुलर कितनी होगी, ये वाली तो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, है ना, ये वाली जो लाइन है इसको ऐसे मान लो डी और ए, डी और ए लाइन ही तो क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर। अब चूंकि इसने जो एंगल बना रखा है वो कौन सा है सर जी, साइन थीटा, तो अगर ये वाला फाइंड करना है मेरे को, थीटा एंगल बना रखा है, अगर ये फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये वाली जो साइड है ये क्या, इसकी ये क्या बोलोगे सर, ये है लेंथ, ये क्या होती है सर, ये होती है ब्रेथ, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है ये ब्रेथ है, और ये वाला क्या भैया थीटा एंगल बना रखा है यहाँ पर, तो ये होगी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एडी है, तो आप बोलोगे सर टॉर्क फोर्स कितना लग रहा था, आई बी एल, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो थी एडी, यहां से अगर देखोगे तो एडी, तो टॉ इज इक्वल्स टू हो गया आई बी एल, और इस एडी का वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा, कितना है, बी साइन थीटा, बस इतनी बात पकड़नी है, बस बात खत्म होगी। तो टॉ इज इक्वल्स टू हो गया सर आई बी एल और बी साइन थीटा। अब हमें पता है कि एल इंटू बी क्या होता है सर, एरिया होता है, तो आई बी ए साइन थीटा, ठीक। ये किसके लिए है सर, एक ही सर्कुलर लूप के लिए है, अगर ऐसी एन लूप हो जाए, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, तो एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहां पर ये चीज समझो कि ये जो एन आई ए होता है ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, तो एम इज इक्वल्स टू जो होता है वो एन आई ए होता है, तो टॉ इज इक्वल्स टू हो गया एम क्रॉस बी साइन थीटा, ठीक है, सॉरी एम बी साइन थीटा।
और अगर इसको मैं किसकी फॉर्म में लिखना चाहूं, आप बोलोगे सर क्रॉस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो m क्रॉस b हो जाएगा। तो इतना टॉर्क क्या लगेगा, किसी भी करंट कैरिंग लूप पर लगेगा, किसी भी करंट कैरिंग लूप पर लगेगा जो किसमें रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो उस पर इतना मैग्नेटिक क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। एक बार जल्दी से बताओ, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बताओ सारे बच्चे भाई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि इतना टॉर्क किसी भी किस पर लगता है, एक करंट कैरिंग लूप पर लगता है जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, हर एक बात आपको समझा के चला हूं कि कहां लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, कहां डिफरेंट होगा, और इसकी वजह से टॉर्क लगेगा और किसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब एक टॉपिक बचता है हमारे पास में, गैल्वेनोमीटर एंड इसका कंजर्वेशन। अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास में वो क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को लेकर बात करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर, के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत तगड़े तरीके से आपको समझ में आएगा। और फिर लास्ट फेज आएगा इसका, कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब करके हम अपनी चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले बात ये आती है कि सर थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि गैल्वेनोमीटर है क्या। तो बेटा गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, ठीक है, यानी ये करंट को मेजर करने के लिए ही यूज की जाती है। तो अब आपके मन में चल रहा होगा सर एक डिवाइस एमीटर भी है हमारे पास में, है ना, एमीटर भी तो एक डिवाइस है, तो व्हाई वी यूज गैल्वेनोमीटर। जब एमीटर हमारे पास में है जो भी करंट को मेजर करता है, तो व्हाई वी यूज गैल्वेनोमीटर। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा हाई होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता, है ना, स्मॉल करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से हमने एक डिवाइस बनाया गैल्वेनोमीटर, जो क्या काम करता है, किसी भी डिवाइस के स्मॉल करंट को भी कैलकुलेट कर लेता है। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ी किसकी बेटा, गैल्वेनोमीटर की। तो बात समझ में आ गई बात आपको। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, है ना, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट ऑफ द डिवाइस। किसी भी डिवाइस के स्मॉल करंट को भी मेजर कर लेगा, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो इसका प्रिंसिपल क्या है सर जी, तो अभी हमने टॉर्क पढ़ा है ना, टॉर्क, है ना, टॉर्क पढ़ा है, तो ये इसी पर बेस काम करता है ना, कि जब एक मूविंग कॉइल, एक हम करंट कैरिंग लूप को किसके अंदर रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये वर्क करता है किस पर, टॉर्क पर वर्क करता है। अब सीधी बात आती है सर इसका कंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से समझा दीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाए ऐसा कुछ समझा दीजिए। तो चलो आ जाओ मेरे बच्चे, हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या है, सॉरी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो एक्चुअली हमारे पास में एक क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है ना, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर की एक क्या है, सर्कुलर लूप है। कैसा लूप है, सर्कुलर लूप, ध्यान रखना, सर्कुलर लूप होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर का। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, या सॉफ्ट आयरन कोर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या ज्यादा टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने सर्कुलर क्या ले लिया, आपका लूप ले लिया। अब ये सर्कुलर लूप कैसे बना होता है, तो सर इस पर क्या होता है, यहां पर ऐसे कॉपर वायर लगे होते हैं, ढेर सारे कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर। अब इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, आप बोलोगे सर हम लोग यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ क्या लगा देते हैं, फील्ड लगा देते हैं। लेकिन बेटा यहां पर जो होता है, यहां पर जो होता है, हम हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं इस तरह से, है ना, जिसकी वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सर इसका कोई फायदा होगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, हाँ जी बेटा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों हम ले रहे हैं इसके बारे में समझ लो। तो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट प्रोड्यूस द कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क टू द सर्कुलर लूप, है ना, जो हमारी सर्कुलर लूप है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। लेकिन टॉर्क कैसा प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करेगा। अब सर इस कांस्टेंट होने से क्या वैल्यू होगी, या कांस्टेंट होने से क्या फायदा होगा, ये बात मैं आपको बताऊंगा। देखो अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है बेटा, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, देखो यहां से गई तो यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट होकर
ऐसे डिफ्लेक्ट होकर ये बाहर जाएगी इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अंदर की हम इसको दिखाएंगे नहीं, तो यहां से जा रही है इसी तरह से, यहां से यहां जाएगी, फिर यहां पहुंचेगी, है ना, यहां जाएगी, फिर डिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचेगी, फिर यहां से सीधी गई तो यहां से सीधी निकल गई, फिर यहां से गई तो यहां पर पहुंचेगी। तो ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द डिवाइस, किसी भी डिवाइस के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं सर, है ना, इसके बारे में समझ में आ गया। अब इसे हम किसी स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, और स्प्रिंग को हम किसी पॉइंटर से, और पॉइंटर जो है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, आप बोलोगे एक मीटर स्केल लगा देते हैं सर, जिस पर 0 से लेकर कुछ नंबर लिखे होते हैं, है ना, 0 से लेकर, जैसे यहां पर है तो यहां पर जो ये पॉइंटर है वो सर 0, फिर इधर जाएगा तो माइनस का चलेगा, माइनस का 1, इधर जाएगा राइट में जाएगा तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे लिख देते हैं। और इस पूरे सिस्टम को उठाकर किसी बॉक्स में पैक कर देते हैं। इस तरह से एक बॉक्स में पैक कर दिया तो ये जाकर बन गया आपका क्या बेटा, आप बोलोगे सर ये बन गया हमारे पास में एक, क्या बन गया, आप बोलोगे सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। समझ में आया, फिर से समझाते हैं, 1 मिनट में रिवाइज कराते हैं आपको कि सर सबसे पहले हमारे एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जो कि किसके कैसी होती है, सर्कुलर लूप होता है, और इस सर्कुलर लूप पर हम लोग क्या करते हैं सर, आप बोलोगे सर कॉपर वायर लपेट देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इस पूरी की पूरी किसको, इस सॉफ्ट आयरन कोर को 2 हॉर्सशू मैग्नेट के बीच रख देते हैं, दैट प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर लूप। एंड ड्यू टू दैट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, आप बोलोगे सर इस पर जो है एक कांस्टेंट टॉर्क लगता है, विच इज फ्रीली, जो ये जो हमारे पास में क्या है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर्स है ये इस तरह से रखी गई है, दैट इज फ्री टू मूव। ये क्या है, घूमने के लिए क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। अब यहां पर आसानी से रोटेट कर लेती है। अब हम क्या करते हैं सर इसको, है ना, अब आते हैं वर्किंग पर। तो वर्किंग को देखते हो, इसके बीच में क्या हो रहा है। अब जैसी वर्किंग शुरू होती है कि तो सर इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, है ना, आप बोलोगे सर हमने इसको एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच से और एक सेल से कनेक्ट कर दिया। एज वी कनेक्ट द बैटरी एंड स्विच एंड वी ऑन द स्विच, तो यहां से क्या होता है, करंट पास होता है। अब जैसे यहां पर करंट पास होगा तो आपको पता है कि सर अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब भी करंट पास होगा तो इस सर्कुलर लूप में क्या फील होगा, एक टॉर्क फील होगा। क्या फील होगा इस पूरे इसमें, आप बोलोगे सर एक टॉर्क फील होगा। अब ये टॉर्क फील होगा, जैसे ये टॉर्क फील होगा तो ये जो है हमारे पास में ये जो हमारे पास में क्या है, आप बोलोगे सर सॉफ्ट आयरन कोर की लूप है, ये रोटेट करना चालू करेगी इस तरह से, ये ऐसे घूमेगी, इस तरह से ऐसे गोल गोल घूमना चालू करेगी। जब ये घूमेगी, ये वाली कोर घूमेगी, तो सर यहां पर भी एक टॉर्क देगी, एक टेंशन टॉर्क देगी, है ना, टेंशन टॉर्क देगी इस वाली स्प्रिंग पर। जब इस पर एक टॉर्क लगेगा तो इसकी वजह से पॉइंटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और वो डिफ्लेक्शन हम किससे मेजर कर लेंगे, यहां जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उससे हम मेजर कर लेंगे कि भैया कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कितने एम्पियर का करंट हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम में या इस पूरे डिवाइस में कैलकुलेट हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है, ये यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर जैसे हमारे पास में टॉर्क लगता है तो एक टेंशन टॉर्क भी लगता है, तो टॉर्क जो कांस्टेंट टॉर्क है वो किसके बराबर है सर, टॉ टेंशियल टॉर्क के बराबर है। अब देखो हमने एक बात कही थी कि भैया कांस्टेंट ही क्यों चाहिए टॉर्क। एक्चुअली में जो हमने टॉर्क निकाला था, जो हमारा पास में ये वाला टॉर्क, ये वाली फील्ड थी, है ना, ये वाली फील्ड लाइंस थी, तो इससे क्या हो रहा था, जो टॉर्क था वो था सर NIAB sin थीटा। और जब भी इसमें हम लोग करंट पास करेंगे तो आपको पता है सर इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो बार बार क्या होगा, इसका जब ये घूमेगा, जब ये सर्कुलर लूप घूमेगा तो सर इसका थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो लगातार टॉर्क का वैल्यू भी चेंज होता चला जाएगा। और अगर टॉर्क का वैल्यू चेंज होगा तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो सही नहीं बता पाएगा। इसकी वजह से हमें क्या चाहिए सर, आप बोलोगे सर एक कांस्टेंट टॉर्क चाहिए। कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। बात समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी सर कांस्टेंट क्यों लेना है, तो कांस्टेंट इसलिए लेना है ताकि थीटा की वैल्यू चेंज होने से टॉर्क ना बदले। बात समझ में आई, ओके जी। अब आप बोलोगे सर ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है कितना एंगल बनाता है, तो मैंने यहां पर पहले ही लिखा था कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90। तो यहां पर जो ये जो हमारा टॉर्क लग रहा है वो जनरली होता कितना है, NIAB sin थीटा, लेकिन थीटा कितना है 90, और ये जो हमारा टेंशन टॉर्क है ये हो जाता है हमारे पास में K फाई, तो sin 91 हो गया, तो NIAB है ना इज इक्वल्स टू कितना हो गया K फाई। ठीक है, कितना हो गया बेटा K फाई। तो अब आप बोलोगे सर जी अगर हम फाई की वैल्यू निकालें, है ना, जो फाई है वो तो वो कितना हो जाएगा,
NiAb अपॉन में कितना हो गया, K हो गया। अब आप बोलोगे सर जी जो फाई है, जो ये टेंशन टॉर्क है, वो कितना हो जाएगा, NAB अपॉन K और उसके बाद में आ गया I। अब देखो चीजें आपको समझनी है ना भाई। अगर हमें जो टेंशन टॉर्क मिल रहा है तो आप ये बोलोगे सर ये जो है ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहता है। किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए NAB अपॉन K क्या ये कांस्टेंट रहेगा या ये वेरिएबल रहेगा। भाई एक बात बताओ, जो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बना दिया हमने, तो उसमें नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, उसका एरिया कितना है, उसका बी कितना है, उसका के कितना है, सब क्या होगा, कांस्टेंट। वो किस पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो फाई इज इक्वल्स टू जी आई लिख लो। ये जो है ये सारा कांस्टेंट आ गया जी। बात समझ में आ गई, तो जी और आई हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से हमें जो समझना है कि फाई इज इक्वल्स टू आ गया जी आई, तो क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है वैल्यू। अब आती है सर सेंसिटिविटी के बारे में बात, है ना। आप समझ जाना कि इतना जैसे ये घूमेगा तो ये डिफ्लेक्शन यहां पर शो करेगा, पॉइंटर घूमेगा तो हमें बताएगा कि कितना एम्पियर का करंट हमारे डिवाइस में प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बोलो समझ में आई यहां तक की बातें। अच्छा जी, अब इसके जो करंट सेंसिटिविटी है एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसको भी हम आराम से कवर करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड वोल्ट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो कैसे वर्क करता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब एक काम करना, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, ठीक है। अब इसकी सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में तरफ, ठीक है। चलो अभी हम जब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की दो सेंसिटिविटी होती है। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, है ना, फर्स्ट होता है आपका करंट सेंसिटिविटी, और एक होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये दो टाइप की आपकी सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक्चुअली में करंट सेंसिटिविटी क्या है, तो आप बोलोगे सर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, यानी करंट पर कितना डिफ्लेक्शन वो शो करेगा, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा यूनिट करंट पर, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा वो उतना ज्यादा करंट सेंसिटिव हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे करंट पर भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो उतना ज्यादा अच्छा गैल्वेनोमीटर है। तो ये यानी हमारे पास में समझ में आ गया डिफ्लेक्शन क्या होता है, फाई, है ना, किस पर काम कर रहा है, आई पर। तो ये होगी करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। अभी हमने निकाला था ना फाई, तो फाई की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे सर फाई की वैल्यू जो थी वो थी बी एन ए अपॉन में के, और ये आ गया आपका आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी हो गया आपकी। अब यहां पर जो करंट सेंसिटिविटी है तो वो किस पर डिपेंड करती है, आप बोलोगे सर जो करंट सेंसिटिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, आपका बी ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, ए फॉर एरिया ज्यादा होना चाहिए, और साथ में क्या है आपके पास में, आप बोलोगे सर जी के की वैल्यू, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो सर ये भी हमारे पास में ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। जब ये ज्यादा होगा तो सर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और जब ये डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो आपको समझ में आता है कि सर, है ना, जब ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा हो जाएगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना है कि हमें बी को इंक्रीज करना है, एन को इंक्रीज करना है, एरिया को इंक्रीज करना है, और के को क्या करना है, डिक्रीज करना है। दूसरा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप बोलोगे सर जी, आप बोलोगे डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्ट, ठीक है, यानी यूनिट वोल्ट पर कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो हमारा हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हमें पता है कि सर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो हो जाएगी फाई अपॉन वी, और V इज इक्वल्स टू क्या आती है, आप बोलोगे सर V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। अब I जो है वो हमारे पास में क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो फाई इज इक्वल्स टू, फाई की वैल्यू क्या है, बी एन ए अपॉन के तो है ही, है ना। अब यहां साथ में क्या जुड़ गया, आर और जुड़ गया, तो ये होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये आपको समझ में रखना है कि बी एन ए अपॉन के और 1 अपॉन में आर। तो ये सब जो पहले था वैसे ही रहना चाहिए, साथ में क्या और होना चाहिए, आर भी कम होना चाहिए, जिसकी वजह से वो ज्यादा आपका क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी रहेगा, ठीक है। तो ये होगी दोनों सेंसिटिविटी के बारे में, किसके भाई, गैल्वेनोमीटर की। अब गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन आता है किसमें, एमीटर में और वोल्टमीटर में। अब इसे आसान एकदम आराम तरीके से पढ़ना है कि अगर मुझे
क्या करना है बच्चे, अगर मुझे कोई भी गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, आप बोलोगे सर हमें उसे एमीटर में भी कन्वर्ट करना है और उसे हम वोल्टेज मीटर में भी कन्वर्ट करना है। यानी हम गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर भी बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो दो चीजें हमें बात याद रखनी है कि एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज कैसे होता है। तो भाई वोल्ट मीटर और एमीटर में एक बात ध्यान रख लो, एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर जो है सर उसका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है ना क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग आप बोलोगे सर 0 होता है। और ये जो वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है सर ये हाई रहता है। और एक आइडियल वोल्ट मीटर, एक आइडियल वोल्ट मीटर ले रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट रहता है, यानी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो अगर मुझे कोई भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो आप बोलोगे सर उसका हमें R 0 करना है। और R कब 0 होता है, तो आप बोलोगे सर जब उसके पैरेलल में हम एक और शंट जोड़ दें। ठीक है, तो आओ पहले इसको समझते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इस बात को ध्यान रखना कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके। और अगर मुझे वोल्टेज मीटर में बदलना है, उसको किसी को भी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये दो बातें दिमाग में रखो। आओ अब समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एमीटर से हमें क्या काम करना है, इस एमीटर के रेजिस्टेंस को लो करने के लिए आप बोलोगे सर इसके पैरेलल में एक शंट लगा दीजिए, है ना, एक शंट एस लगा दीजिए। एक्चुअल में शंट क्या होता है, आप बोलोगे सर ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जो इसके रेजिस्टेंस को और ज्यादा क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, आप बोलोगे सर एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक्चुअली में टोटल जो करंट है वो आई है जो यहां से हम पास कर रहे हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो स्मॉल करंट को ही मेजर कर पाता है ना, ये बात दिमाग में रखना। तो आप बोलोगे सर मान लीजिए कि ये आईजी करंट को ही मेजर कर पाएगा, तो आईजी करंट इसमें चला गया, ऐसे इसको डिवाइस बना लेते हैं, है ना, आप समझना जरा इसको। तो आई जो करंट था टोटल था, आईजी चला गया गैल्वेनोमीटर में। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो आरजी मान लीजिए और ये एस है इसका रेजिस्टेंस। तो बाकी जो करंट है वो किस में जाएगा, आप बोलोगे सर शंट में जाएगा। यही करंट लौट कर आएगा आई माइनस आई जी। तो टोटल करंट कितना मापा उसने, टोटल करंट भी तो भाई साहब उसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल करंट आई जी जा रहा है और यहां से आप बोलोगे सर जी आई माइनस आई जी रिटर्न आ रहा है। तो आप बोलोगे सर अभी भी टोटल करंट आई ही मेजर किया है, लेकिन बाकी करंट किस में चला गया, शंट में चला गया। अच्छा जी, बात समझ में आ गई कि सर अभी भी हमने मापा कितना है, आई ही मापा है, लेकिन अलग मेथड से कि अब हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। अब एमीटर में तो तब कन्वर्ट होगा जब हमें ये एस पता हो कि सर इतने अमाउंट का ये एस यहां पर लगाएंगे, तब जाकर ये क्या काम करेगा, ये अच्छा वाला क्या बनेगा, एमीटर बनेगा। अगर ये शंट आपने कोई भी ऐसे ही मेजरमेंट का ले लिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो हमारे पास इसमें लगाएंगे सर लूप लॉ, है ना, लूप लॉ लगाएंगे। अब लूप लॉ किसका था, सही है, अब बोलोगे किरचॉफ का लूप लॉ था, करंट और उसके साथ में रेजिस्टेंस, तो आई माइनस आई जी और उसके साथ में एस, और ये सब जाएंगे सर, तो आप बोलोगे माइनस आई जी इंटू आर जी और इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं जुड़ा हुआ है। तो आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू हो गया आई जी इंटू आर जी। ठीक है जी, ये एस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई जी और आर जी अपॉन में कितना हो गया, आई माइनस आई जी। तो यहां से एस की वैल्यू आ गई आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और इंटू में आर जी। इन सबको लिख लीजिए, जहां पर आई जी क्या है, ये करंट इन गैल्वेनोमीटर है, करंट इन गैल्वेनोमीटर है। आर जी क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और जो ये आई है, आई जो है वो टोटल करंट है, टोटल करंट है जो भी हमें मेजर करना था। और एस क्या है, शंट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कि शंट कितने रेजिस्टेंस का होना चाहिए, तो ये चीज आपको समझ लेनी है यहाँ पर। ठीक है मेरे बच्चे, एक बार ध्यान से जल्दी बता दो, क्या ये बात क्लियर होगी सभी को। अच्छा जी, अब हमें इसे इनटू वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है ना, वोल्ट मीटर में, तो यहीं पर कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी भाई, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर हमारे पास में क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके अगर सीरीज में
ताकि मुझे इसका रेजिस्टेंस हाई करना है, हाई रेजिस्टेंस करना है। अगर इसके सीरीज में मुझे क्या करना है, डिवाइस ऐड कर दूं या एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा सर, एक गुड वोल्ट मीटर बन जाएगा। अगर हमें जी और आर दोनों हमने साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब आपको पता है कि सर कोई भी गैल्वेनोमीटर आईजी करंट को मेजर करता है ना, आईजी करंट को मेजर करता है। अब जी क्या है सर, आप बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी होता है, और ये आर हमने बाहर से जोड़ दिया, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो V इज इक्वल्स टू आई कितना है, आई जी, और ये जो आर है ये टोटल आर कितना है, आर जी और प्लस में आर, ये दोनों का ऐड है। तो अगर मुझे ये वोल्ट मीटर मिल जाए, है ना, ये मिल जाए, तो आप क्या काम करोगे भैया, ऐसे कर लो V अपॉन आई जी माइनस आर जी और इक्वल्स टू में आर, कि मुझे ये पता चल गया कि सर इतना रेजिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना है, V अपॉन आई जी माइनस आर जी, इतना रेजिस्टेंस मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है, किससे, इस गैल्वेनोमीटर से, किसमें, सीरीज में, है ना। सीरीज में जब इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। आराम से समझना ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने क्या काम किया, एक रेजिस्टेंस को, है ना, आर अमाउंट के रेजिस्टेंस को मैंने इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और जब आपको पता है कि भाई हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो केवल कौन से करंट को मेजर कर सकता है, आईजी, स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, तो आईजी हमने करंट इसमें पास किया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आप बोलोगे सर आरजी और आर, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, आर क्या है टोटल, तो V इज इक्वल्स टू आई नहीं है, आईजी करंट है, और R जो है वो आरजी प्लस आर दोनों को मिलाकर है। तो हमें चाहिए ये R कितना होना है जो हमें यहाँ सीरीज में कनेक्ट करना है। तो पहले हमने इसको इधर डिवाइड कराया, ये प्लस में था, इधर लेके आए थे, माइनस हो गया, तो V अपॉन आई जी माइनस आर जी, इतना रेजिस्टेंस हमें इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। देन ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कैसी लगी वीडियो मुझे बताना जरूर कमेंट करके, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से, ठीक है भाई। अगर आपको मजा आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना कि भाई यहाँ भी थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, और मजा आया हो तो बस लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।